तो चलिए रुख करते हैं चुनावी खबरों का। तो लोकसभा चुनाव 2024 और उसका अब 5वां चरण, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 49 सीटें और करीब 700 उम्मीदवार। सुबह 11 बजे तक देश भर में अगर बात करें 23.66%, करीब 24% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 21% वोटिंग की रिपोर्ट है, बंगाल में सबसे ज़्यादा 32%। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलनी है। इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वायनाड के सांसद राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इसी फेज में है। और मतदान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी क्या कहना चाहते हैं? लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही हमारी सबसे अपील है। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। तो आज दिन है मतदान का और मतदान के बाद लोगों की क्या सोच है मतदान को लेकर। तो फिल्म एक्टर विद्या बालन से बात की हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। एक्टर विद्या बालन ने भी जो है आज अपने मतों का अधिकार का इस्तेमाल किया है। पूरे परिवार के साथ जो है उन्होंने आज वोट किया है। विद्या जो है आप फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में आज शामिल हो गई है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबी लाइन थी, इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार वोटिंग बूथ पे देखा है। तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई फील होपफुल कि सब आके वोट देंगे आज, किसी को आलस महसूस नहीं होनी चाहिए आज के दिन। जनरली आप मुंबईकर हो और लोग मुंबई के बारे में ऐसा कहते हैं कि मुंबई के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। क्या है ना, मुंबई के लोग व्यस्त बहुत रहते हैं, एक दिन छुट्टी कभी कभार मिलती है। मुंबई के लोग मेहनत बहुत करते हैं, भागम दौड़ी बहुत होती है, तो कभी कभी आलसी हो जाते हैं। आलसी नहीं, पर उनको भी थकान महसूस होती है तो घर पे बैठ जाते हैं। पर आई थिंक आज ऐसा नहीं है, आज मुंबई बाहर निकली है वोट करने। और जब आप वोट करने जाती हो विद्या, तो आप कैंडिडेट देखती हो या फिर पार्टी? दोनों। एंड आई लीव इट एट दैट। और नेक्स्ट 5 इयर्स आप इंडिया को कहाँ देखना चाहती हो? और भी ज़्यादा प्रॉस्परस, इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे देखती हूँ। एक बहुत ही एक देश जहाँ सेक्युलरिज्म सेलिब्रेट होता है, सब साथ में जुड़कर आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंडिया। सो आई थिंक वी मस्ट सेलिब्रेट दैट। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपना वोट डाला और फिर से मोदी सरकार बनने की बात कही है। सर, किन मुद्दों के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? डेवलपमेंट। क्या लग रहा है आपका बेटा इस बार हैट्रिक जो है वो करते नजर आएगा? जोर से हैट्रिक करेगा। हैट्रिक और 400 पार? 400 पार भी हो जाएंगे। और जो असली और नकली शिवसेना की बात लगातार चल रही है कि इस चुनाव में पक्का होगा, क्या कहेंगे? जो असली है उसके साथ लोग हैं। तो क्या 4 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है? साबित क्या हो गया है? साबित अभी क्या साबित? एक्टर राजकुमार राव, जो अपनी अलग किस्म की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, वो भी वोट करने पहुंचे थे और लाइन में लगे थे। उन्होंने वोट डाला, उनसे बात की प्रीति सोमपुरा ने। राजकुमार, आप तो नेशनल आइकॉन है, इलेक्शन कमीशन ने से भी आपने प्रमोट किया था, आपने वोट किया है, और आपने पार्टी देखकर वोट करते कि कैंडिडेट देखकर? पार्टी दोनों चीज़ें हैं। ऑफकोर्स आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपके एरिया से जो खड़े हैं उनके बारे, जितने भी लोग खड़े हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। और बहुत सारे ECI ने बहुत इजी बना दिया है, नो योर कैंडिडेट करके जो हमारा ऐप है, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाके पता कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स
मैं पार्टी भी देखता हूँ और मैं कैंडिडेट भी देखता हूँ। और आप वोट करने के लिए अपनी शूटिंग जो है वो बीच में रखकर आप बनारस से खास तौर पे आ जाए और आप वापस जा रहे हैं शूटिंग के लिए। जी मैं बिल्कुल, मैं लेट नाइट पहुंचा हूं और सुबह सुबह मैंने आके वोट किया है, जो कि हम सब की जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने डेमोक्रेसी के प्रति। तो मैं इसीलिए आया था क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी टुवर्ड्स अ नेशन। लेकिन अभी मुझे वापस भागना है, मेरी फ्लाइट है, क्योंकि वापस जाकर शूट रिज्यूम करना है, मिस्टर मिसेज भाई का प्रमोशन करना है, बहुत कुछ है। और आप लोगों से कैसे अपील करेंगे, क्योंकि आमतौर पे मुंबई में लोग जो है घर से बाहर वोट करने निकलते नहीं है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल ज़रूर निकलेंगे, इस बार ज़रूर आएंगे वोट करने, क्योंकि हम सब लोग बहुत ही जिम्मेदार हैं, हम सब लोग बहुत समझदार हैं। हमें समझ आता है हमारी जिम्मेदारी जो है हमारे देश के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब आएँ, वोट करें, इसको हॉलीडे जैसे ट्रीट ना करें। पहले वोट करें, उसके बाद जाकर ऑफकोर्स ट्रीट इट लाइक ए हॉलीडे, बट दिस मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। और अगले 5 साल में भारत को कहाँ देखना चाहते हैं आप? सबसे ऊपर। आई थिंक ऑलरेडी बहुत तरक्की हो रही है और मैं चाहता हूँ कि और तरक्की हो, हमारा देश जो है बहुत जल्दी एक सुप्रीम नेशन बने। और अब चलते हैं जरा लाइव देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, विवेक गुप्ता और प्रीति सोमपुरा, ये दोनों मुंबई में हैं, और यतीन्द्र हमारे साथ अमेठी से है। सबसे पहले विवेक के पास चलते हैं। बताएं विवेक, आपके पास क्या रिपोर्ट है? मनोज, देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है मुंबई को में, खासकर लोग ह्यूमिडिटी से ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे सुबह बहुत जोश में लोग आए थे, मुंबई के जो सबसे पॉश इलाका है पैडर रोड, वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन थोड़ा सा सुस्त हो गया है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विजुअल्स में जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, जो सुबह बहुत ज़्यादा हैक्टिक दिख रहे थे, बिजी दिख रहे थे, वो थोड़े से अभी आराम करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो उतनी तादाद में नहीं पहुँच रहे। इसी जगह पर सुबह तकरीबन 8, 9 या 10, 11 बजे की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये जो पोलिंग बूथ है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है मनोज, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ माना जाता है मुंबई का। जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब इसी जगह आके वोटिंग करते हैं। जैसे हमने सुबह देखा कि बजाज के चेयरमैन जो डायरेक्टर है नीरज बजाज, वो आके यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ वोटिंग करके गए थे। फिर टाटा कंपनी के भी कई बड़े अधिकारी यहाँ पे वोटिंग करके गए थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ समय बाद पूरे अंबानी परिवार यहाँ पे कुछ समय बाद आएगा, वो भी इसी पोलिंग बूथ पर वोटिंग करेगा। और इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस बार पब्लिक को चुनना है कि वो किसको इस इलाके का या फिर जो सांसद बनाना चाहते हैं या फिर किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अब जो पार्टी जो जिससे टूट गई थी उसको लेकर पब्लिक क्या राय लेती है वो अपना मतदान पर करके दिखाएगी। क्योंकि शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो चुका है, उद्धव गुट वर्सेस शिंदे कैंप, एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो चुका है, अजित पवार वर्सेस शरद पवार और बीजेपी, ये सारी पार्टियों में है। जो शिवसेना और एनसीपी जो फूट हुई है उसको लेकर अब पब्लिक तय करेगी कि आखिरकार उन्हें किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं सपोर्ट करना है। तो अपने आप में महाराष्ट्र में ये आखिरी चरण है, महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने थे, आज आखिरी चरण है। आज के दिन पूरे महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2.5 करोड़ लोग आज वोट डालने वाले हैं। मुंबई की 6 सीटें वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। और MMR रीजन की बात करें जिसमें नवी मुंबई, थाने, पालघर ये सब रहता है, इन सभी मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये 2.5 करोड़ लोग आज वोटर्स हैं वो अर्बन वोटर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। अर्बन वोटर्स तय करते हैं कि वो किस सांसद को पसंद करते हैं, किस सांसद को नहीं पसंद करते हैं, किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, किस पार्टी को नहीं वोट करते हैं। ये सारा सब है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन फाइनल नतीजा जो है मनोज, वो 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता ने किसको अपना सांसद माना है, महाराष्ट्र की जनता ने किसको अपना PM माना है। इसका खुलासा जो है वो 4 जून को हो पाएगा मनोज जी। तो 4 जून तक तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन बहुत ही उत्साह से आज वोटिंग हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जिन 46 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 41 पर बीजेपी है। पहले से 49 सीटों में 41 पर बीजेपी है। तो बीजेपी के लिए ही ये बहुत अहम होगा चुनाव। और साथ ही काफ़ी इसमें जाने माने चेहरे जो हैं वो मैदान में है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह, रोहिणी आचार्य सारण बिहार में, छपरा में राजीव प्रताप रूड़ी के अगेंस्ट, मायावती ने देखिए लखनऊ में वोट किया है। और ये मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं नीचे। साथ ही फतेहपुर यूपी में साध्वी निरंजन ज्योति। और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको लेकर चलेंगे प्रीति सोमपुरा के पास जो मुंबई के जुहू में है। और लगातार वहाँ से जो तस्वीरें वो हमें भेज रही हैं, फिल्म स्टार्स की सबसे ज़्यादा तादाद जो है उनके बूथ पे
नजर आ रही है। प्रीति बताएं। वरुण, सुबह से ही फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ में जो इंडस्ट्री वाली से उद्योगपति भी है जो भी आज अपने घर से बाहर निकले हैं और ये पहली बार एक नया ट्रेंड जो है आज मुंबई में देखने को मिला है। आमतौर पे जो है दोपहर में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस वक्त मैं जूहू के पोलिंग बूथ में हूँ और यहाँ पर जो है दोपहर में भी लोग जो है अपने घर से बाहर निकले हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और मुंबई का जो परसेंटेज 1 बजे तक का जो देखने को मिला है वो 28% जो है वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है लग रहा है कि 60% के आसपास जो है इस बार मुंबई की वोटिंग होगी। क्योंकि अक्सर मुंबई के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते और वोट नहीं करते, लेकिन इस बार जो है ये ट्रेंड हो सकता है कि लोग गलत हो और आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, लोग निकल रहे हैं, लग रहा है कि 60% के आसपास जो है मुंबई में वोटिंग होगी। इसके अलावा जो है इस बार जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि इस बार जो है वो जो जब वोट करने जा रहे हैं तो जो ये लोकल समस्या है उसको ध्यान में रखकर जो है वोट करें, ना सिर्फ पार्टी और कैंडिडेट को ध्यान में रख रहे, लेकिन उनके एरिया की जो समस्या है उसको ध्यान में रखकर जो है इस बार वो लोग वोट कर रहे हैं। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई की 6 सीटों पे और बाकी जगह जैसे नासिक वगैरह के और दिंदोरी और ये सब जगह पे भी आज वोटिंग हो रही है और वहाँ पे भी जो है एक अच्छा ट्रेंड जो है आज देखने को मिल रहा है। लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मुंबई का जो परसेंटेज आया है उसमें सबसे लोएस्ट जो अभी तक जो आया है 24% वोटिंग जो है अब तक 1 बजे तक दक्षिण मुंबई में हुई है, लेकिन उत्तर मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई में काफ़ी अच्छी वोटिंग 28% तक गई है। वरुण जी, तो अच्छा मतदान चल रहा है मुंबई में भी। मुंबई के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गर्मी का मौसम है और काफ़ी तापमान है, ह्यूमिडिटी है, इसके बावजूद। अब चलते हैं जरा राजनीति के गढ़ में अमेठी और यतीन्द्र हमारे साथ है। बताइए यतीन्द्र, अमेठी में क्या हालचाल है इस वक्त? एक तो गर्मी, इसकी भी गर्मी जो है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमेठी का एक बूथ है गौरीगंज विधानसभा का जो अमेठी लोकसभा में आता है उसके बूथ का हाल दिखा रहा हूँ, क्योंकि सियासी गर्मी तो है लेकिन जो तापमान है यानी कि जो गर्मी है वो भी भयंकर है और उसका असर साफ तौर पर इस बूथ पर आपको देखने को मिल सकता है। और केवल यही बूथ नहीं, अमेठी लोकसभा के तमाम बूथों का अब लगभग कमोवेश यही हाल है, क्योंकि गर्मी की वजह से मतदाता काफ़ी कम संख्या में निकल रहे हैं। हालांकि सुबह बड़ी अच्छी संख्या में लाइनें देखने को मिली, चाहे वो पुरुष मतदाता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, हर तबके के मतदाता को लाइन में देखा गया था। लेकिन अब वो लाइनें कम हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ है यहाँ पर और करीबन 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है और इस कारण से मतदाताओं की संख्या कम है। माना जा रहा है कि शाम होते होते एक बार फिर से मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक अमेठी लोकसभा की बात है तो अमेठी शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और अब तक 16 लोकसभा और 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए जिसमें ज़्यादातर कांग्रेस को ही जीत मिली है। लेकिन पिछली बार इस पूरे परंपरा को तोड़ा था स्मृति ईरानी ने, राहुल गांधी को भारी मतों से उन्होंने अमेठी से हराया था और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर अपना विश्वास जताया और उनके सामने गांधी परिवार के बहुत विश्वस्त हैं शर्मा, KL शर्मा, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी डर गए हैं, शायद यही कारण है कि वो अमेठी से नहीं आए। इस पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है कि राहुल डर गए और वो अमेठी से ना लड़कर रायबरेली चले गए। हालांकि गांधी परिवार की तरफ से कहा गया है कि एक रणनीति के तहत उन्होंने फैसला लिया है। फिलहाल 4 जून को पता चल जाएगा कि उनकी रणनीति कितनी सही है या जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। फिलहाल वोटिंग जारी है लेकिन अब दिन में वो वोटिंग काफ़ी कम हो गई है। जी, तो ये है अमेठी की तस्वीर जहां स्मृति ईरानी मुकाबिल है गांधी परिवार के बेहद करीबी KL शर्मा के सामने। और एक बार फिर से चलते हैं विवेक के पास। विवेक, बताइए, आज तो मतदान पूरा हो जाएगा महाराष्ट्र में, तो क्या कह रहा है इस बार का मतदान का रुख? देखिए मनोज, आज महाराष्ट्र में 5 चरण में चुनाव होने थे, 4 चरण हो चुके थे, आज आखिरी चरण है और आखिरी चरण में 13 सीटों पे ये चुनाव होने हैं, जिनमें MMR रीजन की बात करें तो उसमें 9 सीटें हैं, बाकी ढिंडोरी और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर कुल मिला के 13 सीटों पे चुनाव होने हैं। मुंबई की 6 सीटें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट्स मुंबई की है क्योंकि 2 से 3 सीट मुंबई की ऐसी है जहाँ पर शिवसेना वर्सेज शिवसेना होना है।
कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुंबई में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से बीजेपी नेता और केंद्रीय नेता पीयूष गोयल जो मुंबई नॉर्थ से लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने CNBC आवाज से बात करते हुए कहा कि वो काफ़ी उम्मीद है कि वो जीतेंगे और एक जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। दूसरे जो कैंडिडेट हैं फेमस लॉयर उज्ज्वल निकम, वो भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें चुनाव का पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी उन्होंने कैंपेनिंग दौरान बोला कि जो लोग हैं उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस बार भी पहली जीत दर्ज करेंगे। अगर हम दूसरे कैंडिडेट की बात करें जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मुंबई साउथ इलाके में अरविंद सावंत सिटिंग MP हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो दोबारा इस बार सांसद बनकर जीत रहे हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार हैं वो अपना दम खम कर बोल रहे हैं कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। लेकिन जिताने वाला कौन है वो देखिए, जिताने वाले ये लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। ये तय करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं, अब उनके इलाके का सांसद कौन होगा, किसका PM बनेगा, ये जनता तय करेगी। जिसलिए जो फाइनल रिजल्ट है और सबकी नजरें, महाराष्ट्र चुनाव खत्म हो जाएगा, जितना जो महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ की जो रणनीति है, जो चुनाव की रणनीति है, पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति है, वो पूरी तरह से डिफरेंट रहती है। इसलिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रणनीति के तहत जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ी हैं वो अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ी हैं और सभी की सभी पार्टियों ने दावा किया कि वो चुनाव जीतने वाली हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि सबकी नजरें 4 तारीख को। देखिए कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मनोज अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सुनील शेट्टी की बेटी यहाँ पर आई हुई हैं, वो भी वोट देने आई है। अगर मैं कोशिश करूँगा उनकी तस्वीरें दिखाने की, आथिया शेट्टी यहाँ पे मौजूद हैं, वो देखिए अपने वोट देने गई हैं और कुछ समय बाद जब वो वोट देकर बाहर आएंगी, सुनील शेट्टी के बेटे भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि देखिए इस इलाके में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तो बहुत कम रहते हैं, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी की बेटी और उनके बेटे यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि सुनील शेट्टी का पूरा परिवार, उनकी वाइफ हैं, उनके बेटे हैं और उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। वो मतदान करने के लिए पेडर रोड के स्थित जो काउंटिंग सेंटर है, जो पोलिंग बूथ है, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वो आए हैं मतदान करने के लिए और एक तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि वो जब घर से बाहर निकल सकते हैं तो दूसरे लोग भी जो मुंबई में अभी तक बाहर नहीं आए हैं वो बाहर आके। जी, तो ये है खासियत लोकतंत्र की, सब आम और ख़ास सब एक कतार में लगकर वोट करते हैं। और मुंबई में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल का क्या कहना है, मतदान के दिन क्या उनकी प्रतिक्रिया है, मन मिजाज, देखते हैं। चुनाव लड़ रहे, कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा लगा, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। सर, मुंबई के लोकल बॉय हैं और मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर, आखिरी सवाल से, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें। देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की हर बात लोग निभाते हैं, वैसे ही वोट देने का भी उनका आग्रह। अवश्य मुंबई कर भारी संख्या में वोट देकर एक अच्छे भविष्य देश को देने का काम करें। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। रईसी के साथ उनके विदेश मंत्री भी हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी मौत हो गई। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश
रविवार को हुआ था और इसके मौत की पुष्टि आज हुई है जब मलबा मिला। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बॉडीगार्ड, पायलट, को पायलट, सुरक्षा अधिकारी वगैरह थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और इस पर क्या है भारत सरकार की प्रतिक्रिया, क्या है इसका अपडेट, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक झा। ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है और उनके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन वो भी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। ये दुर्घटना तब हुई जब कल वो ईरान अजरबैजान की सीमा पर एक बड़े डैम का उद्घाटन करने के बाद वापस तबरीज जा रहे थे, जहां पर उन्हें एक और ऑयल संयंत्र का उद्घाटन करना था, लेकिन रास्ते में ही खराब मौसम के चलते ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 15-16 घंटे के बाद जो राहत कर्मी है वो हेलीकॉप्टर को तो लोकेट कर पाए, लेकिन उसकी दशा इतनी बुरी थी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जीवित बचे होने की संभावना बहुत ही कम है। भारत और ईरान के रिश्तों पर इस दुर्घटना से कोई बहुत व्यापक असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान की जो राजनीति है उस पर इसका काफी फर्क पड़ेगा। इब्राहिम रईसी काफी नजदीक माने जाते थे अयतुल्ला खमैनी के, जो कि ईरान के का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें सबसे शीर्ष पर बैठे हुए उनके धार्मिक नेता हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में चूंकि खमैनी साहब काफी ज्यादा उम्र दराज होते जा रहे हैं, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी इब्राहिम रईसी की काफ़ी चर्चा थी। तो इस प्रकार से जो उनका इन्फ्लुएंस था पूरे गवर्नेंस सिस्टम पे या पूरे डिसीजन मेकिंग पर, वो काफ़ी ज़्यादा था। और अगर भारत और ईरान, जैसा कि हमने देखा पिछले हफ्ते ही उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके अलावा भी भारत और ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि भारत से शुरू होकर रशिया तक जाएगा, उसमें ईरान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के जो पूरे मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रैटेजी है, जो भी सामरिक उसके निर्णय होते हैं, जो नीतियां बनती हैं, उनमें ईरान की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इन तमाम मसलों पर दोनों देश काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे थे, काफ़ी काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कहें तो नकारात्मक या कोई बड़ा असर पड़ जाएगा भारत ईरान के रिश्तों पर इस दुर्घटना से, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत नेता, एक बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप, वो ईरान से अभी उसका जाना निश्चित रूप से ईरान के जो आने वाले समय है और खास तौर पे जो भी मिडिल ईस्ट की जो हालात चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक डिसाइसिव लीडरशिप का खो देना ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा सदमा है। और देखते हैं ईरान की नई लीडरशिप कब तक आती है और कितने स्ट्रांगली ईरान इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकल पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि पिछले 10 साल में बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो सरकार में आए थे तब बैंकिंग सेक्टर एनपीए से परेशान था। यूपीए सरकार की फोन बैंकिंग पॉलिसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर बड़ी परेशानी में था। बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे। उन्होंने लिखा कि बैंकों की सेहत अच्छी होने से अब गरीबों, किसानों और एमएसएमईज को कर्ज मिलने में सहूलियत हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज़ से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।